हाँ, तो अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश दो प्रकार के होते हैं, अंशों का प्रकार। एक होता है अधिमान अंश, इनको पूर्वाधिकार अंश भी बोलते हैं। अंश अंग्रेजी में प्रीफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जिनमें कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, जो अंश खरीदते हैं, उन अंशधारियों को प्रथम अधिकार होता है। किस किस का प्रथम अधिकार होता है? लाभ प्राप्त करने का, यानी लाभांश प्राप्त करने का। कंपनी में जो भी लाभ होगा सबसे पहले कौन प्राप्त करेगा? पूर्व अधिकार। दूसरा अधिकार जो होता है पूंजी प्राप्त करने का। अगर कंपनी का विघटन होता है, कंपनी समाप्त होती है, तो उस पूंजी में सबसे पहले अधिकार किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर। तो इनको ये दो अधिकार प्राप्त है, लाभांश पहले मिलेगा और पूंजी भी पहले प्राप्त होती है। इन अंशों को, तो तीसरी चीज भी होती है इसमें, इन अंशों में लाभांश की दर निश्चित होती है। पहले से डिसाइड होता है कि इनको लाभांश कितना दिया जाएगा। अगर इनके नाम क्या है? इन अंशों के नाम के पहले लाभांश की दर लिखी जाती है। जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब इनको लाभांश कितना मिलेगा? 6%। 7% प्रेफरेंस शेयर, इनको कितना लाभांश मिलेगा? 7%। ये अलग अलग श्रेणी के होते हैं। जो 7% वाले उनको 7% से, इससे ज्यादा और कम इनको नहीं मिल सकता, चाहे कंपनी में लाभ हो चाहे हानि हो। इसलिए इनको लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है, निश्चित होती है इनको दर। और ये पहचान ये होती है कि इनके नाम के आगे लाभांश की दर लिखी होती है, ये इनकी पहचान है। दूसरे होते हैं समता अंश। समता अंश, इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर, वैसे इनको सामान्य अंश भी बोलते हैं। समता अंश, सामान्य अंश, ये अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, यानी वास्तविक मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मालिक नहीं होते, वो एज ए ऋणदाता होते हैं, क्योंकि उनको पूंजी भी प्राप्त करने का पहला अधिकार होता है, लाभांश प्राप्त करने का भी पहला अधिकार
तो ये मालिक के गुण नहीं होते, मालिक लाभ हानि दोनों में शामिल होता है। इसलिए समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। पहली चीज तो ये वास्तविक मालिक होते हैं। दूसरे, इनको लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। इनको लाभांश कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को लाभांश दे दिया जाता है तो शेष बचा हुआ लाभांश समता अंशधारियों को दिया जाता है। इनके लाभांश की निश्चित दर नहीं होती, नहीं होती है। इनके लाभांश की घोषणा की जाती है और वो कब की जाती है? साधारण जो मीटिंग होती है, इनकी वार्षिक मीटिंग होती है, उस वार्षिक मीटिंग में सभी सदस्यों द्वारा और संचालक मंडल द्वारा यह तय किया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को लाभांश देने के बाद कंपनी में ये लाभ बचा है, उस लाभ को इन अंशधारियों को दिया जाता है। पूंजी, अगर कंपनी का विघटन होता है तो पूंजी प्राप्त करने का अंतिम अधिकार होता है। समस्त पूंजी, कंपनी की समस्त एसेट्स को बेच दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयरों को चुका दिया जाता है, डिबेंचर होल्डरों को, बाहरी ऋणदाताओं को, सबको चुकाने के बाद जो राशि बचती है वो समता अंशधारियों को दी जाती है। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कैसे? मान लो किसी अंशधारी के पास 100 रुपए का अंश है और कंपनी के पास इतना पैसा बच गया कि उसको 110 दे दी। कई बार ऐसा भी होता है कंपनी घाटे में है तो 100 के स्थान पर 80 रुपए भी दिए जा सकते हैं। कई बार इनको नहीं भी मिलता, कंपनी ज्यादा लॉस में चली जाती है तो इनको नहीं देता। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि संचालन में, कंपनी के संचालन जो मंडल है, संचालक मंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व समता अंशधारियों का होता है। ये मालिक होते हैं तो स्वाभाविक है इनका संचालक मंडल में भी प्रथम अधिकार होगा। तो ये दो प्रकार का, दोनों में कई बार क्वेश्चन आता है समता अंश और पूर्व अधिकार अंशों में अंतर बताइए, तो आप 4-5 अंतर बता सकते हो समता अंशों में और पूर्व अधिकार अंशों में। कैसे? देखो, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। पूर्व अधिकार अंशों को लाभ प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है जबकि इनको अंतिम अधिकार। पूंजी प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है, इनको पूंजी प्राप्त करने का अंतिम। इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। इनका लाभांश जो दिया जाता है वो इनके नाम के आगे लिखा जाता है, जबकि इनके लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है, इसलिए इनके नाम के आगे भी कोई दर नहीं लिखी जाती है। ये 4-5 अंतर होते हैं। अब आ जाओ अंश पूंजी, क्योंकि अंशों से ही पूंजी बनती है। इन अंशों को मिलाकर के क्या बन जाएगी? अंश पूंजी बन जाएगी। इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों को मिलाकर अंश पूंजी बनती है, तो उसको अंश पूंजी कहते हैं। और अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है? अंश
पूंजी के प्रकार, ये अंतिम थ्योरिकल है, उसके बाद प्रैक्टिकल चलेंगे। तो ये 8 प्रकार की होती है। नंबर 1, संचयी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 2, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 3, निश्चित परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। पांचवा होते हैं भागीदार या शोधनीय लिख लो, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। छठे होते हैं अशोधनीय, सातवें होते हैं अवशिष्ट भागी, पूर्वाधिकार अंश। और आठवें होते हैं अनावशिष्ट भागीदार पूर्वाधिकार अंश। ये 8 प्रकार के होते हैं। तो इनमें सब एक एक समझ लो आप। सबसे पहले होते हैं संचयी पूर्वाधिकार, यानी जिन अंशधारियों के लाभांश का संचय किया जा सकता हो, लाभांश का संचय किया जा सकता हो, वो होते हैं संचयी। ये कैसे? देखो, मान लो कोई कंपनी 2001 में स्थापित हुई, तो कंपनी को एक छूट रहती है, वो 3 वर्ष तक, क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है तो 3 वर्ष तक लाभ नहीं कमाती है सामान्य से। लेकिन पूर्वाधिकार अंश तो अपना लाभांश लेंगे। अब 2001 में कंपनी को लाभ नहीं हुआ और 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो उनको 7% लाभांश दिया जाएगा कि नहीं? लेकिन देखा से लाभ नहीं हुआ, इसलिए 2002 में भी कितना हो गया? 7। तो ये 7 के स्थान पर पिछले वर्ष का भी 7% बराबर कितना हो गया? यानी इनके लाभांश का संचय कर लिया जाता है। तीसरे वर्ष भी लाभ हुआ तो फिर 7%, तो 2003 में इनको कितना परसेंट लाभांश दिया जाएगा? 21% लाभांश दिया जाएगा, क्योंकि इनके लाभांश का 2-3 वर्षों तक संचय कर दिया जाता है और एक साथ दे दिया जाता है। ये होते हैं संचय। असंचय वो होते हैं जिनका लाभांश प्रति वर्ष दिया जाएगा, अगले वर्ष के लिए इनकी कोई ड्यूज नहीं रहती, कोई लाभांश का संचय नहीं किया जाता है। होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, इसलिए इनके संचय नहीं किया जाता। अगर परिवर्तनीय पूर्वाधिकार, देखो क्या होता है, कंपनी अपने अंशधारियों की राशि लौटाती है। कौन से अंशधारियों की? जो पूर्वाधिकार होते हैं। ये निश्चित समय के लिए लिए जाते हैं, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष। तो कंपनी इनकी राशि लौटाती है वापस सबकी। जब राशि लौटाती है
तो कंपनी क्या दो ऑप्शन देती है, इसमें कई ऑप्शन देती है वैसे तो चार, लेकिन दो ऑप्शन होती है। या तो भाई आप अंश के बदले अंश ले लो, या आप अंश के बदले कैश ले लो। अब जो अंश के बदले अंश लेगा, जैसे पहले 8% प्रेफरेंस शेयर थे, अब कंपनी कहती है तुम इक्विटी शेयर ले लो, या 8% की जगह 9% वाले ले लो, 8.5% वाले ले लो। तो ऐसे अंशों को दूसरे अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। कई बार लाभांश का भी परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि किसी कंपनी में 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और 3 साल तक कंपनी ने लाभ नहीं दिया, तो कितना हो गया 21%। तो कंपनी को 21% लाभांश देना ही पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है कि 20% अंश दे देती है और 1 रुपया नगद दे देती है। भाई 20 रुपये का आप अंश ले लो, 1 रुपया नगद ले लो, तो परिवर्तन हो गया। कैश की जगह क्या दे दिया, अंश। तो वो होते हैं परिवर्तनीय, और जिनको परिवर्तित नहीं किया जाता वो होते हैं अपरिवर्तनीय, यानी वो अंश के बदले अंश नहीं लेंगे, केवल नगद लेंगे, वो होते हैं अपरिवर्तनीय। पांचवा होता है शोधनीय पूर्वाधिकार, यानी शोधन। मैंने पहले ही बताया प्रत्येक कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयरों का शोधन करना पड़ता है। शोधन का मतलब होता है कंपनी उनकी राशि को लौटाती है, वापस देती है, इसको बोलते हैं शोधन करना, रिडेम्पशन। तो ऐसे अंश पूर्वाधिकारी जिनका शोधन किया जाएगा, जिनकी राशि लौटाई जाएगी, वो होते हैं शोधनीय। और जिनकी राशि नहीं लौटाई जाएगी, कभी भी बाद में लौटाई जा सकती है समापन पर, वो होते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश होते ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो ऐसे अंश क्यों खरीदेगा जिनकी राशि लौटने की गारंटी नहीं है, वो तो फिर इक्विटी शेयर खरीदेगा। इसलिए अशोभनीय होते ही नहीं है। सभी प्रत्येक जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको आजकल 20 वर्ष के अंदर अंदर शोधन करना कंपलसरी कर दिया है 2013 के बाद। सातवां है भागीदार। अवशिष्ट भागी, अवशिष्ट भागी सातवां था अवशिष्ट भागी। देखो अवशिष्ट भागी का मतलब होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयरों के नाम के आगे लाभांश की दर होती है। कंपनी द्वारा कितना लाभांश दिया जाएगा, 6.5%। लेकिन कई बार कंपनी के पास इतना लाभांश होता है कि इनको 6.5% दे देगी, इक्विटी शेयरों को 10% लाभांश दे देगी, और फिर भी लाभ बच गया तो उस लाभ में से 1 या 2% इनको अतिरिक्त जो लाभांश दिया जाएगा वो होता है अवशिष्ट भागी। यानी ये और भी लाभ में भागीदार होते हैं, लेकिन वही होते हैं जो अवशिष्ट भागी होते हैं। अनावशिष्ट भागी अंशधारियों को कोई अतिरिक्त लाभांश नहीं मिलेगा, जो उनकी दर है उसको निश्चित समय पर निश्चित दर से लाभांश दे दिया जाएगा। लेकिन अवशिष्ट भागियों को अतिरिक्त लाभांश भी दिया जा सकता है। अब उसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, क्या कह सकते हैं, बहुत लंबी कहानी है। तो ये हो गया आपके अंश जो कंपनी के अंश पूंजी है उसके प्रकार। अब है कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, किसके आधार पर, पूंजी के आधार पर। ये तो थे अधिकारों के आधार पर, अब है पूंजी के आधार पर अंश पूंजी के प्रकार। और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो इसी से बनती है, अंश पूंजी के प्रकार। इसमें जब हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते समय इस अंशों को क्रम से बैलेंस शीट के में लिखा जाता है।
जैसे सबसे पहले अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिसीव्ड एडवांस, ये सब चीजें। तो उसको अपन क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड पूंजी भी कहलाती है, पंजीकृत पूंजी। इसके बारे में अपन कल बताएंगे पंजीकृत पूंजी क्या होती है और ये कैसे लिखी जाती है।